गुड इवनिंग। कैमरा हमने डायरेक्ट सेट कर दिया आपके क्वेश्चन पे। मैंने कहा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, पहले ही लेट हो गए। तो आज की डेट में यही क्वेश्चन 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक प्रोग्राम में है। तो लेट अस ट्राई, लेट अस डू देम। और ये लास्ट क्लास होगी टर्म 1 की। स्टार्ट कर देता हूं। बेटे ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 को देखा जाए। A curve is represented by x equal to 3 sec theta, y equal to 3 tan theta. Theta is in quadrant 1। तो और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं। क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। Which of the following is y intercept of tangent to the curve at 2 root 3 comma root 3। इन्होंने पॉइंट आपको दे दिया है। पॉइंट इन्होंने कैसा दिया कि कार्टेशियन पॉइंट दिया हुआ ये, और हो सकता है कि आपको पैरामेट्रिक पॉइंट की जरूरत पड़ जाए। तो पहले तो हम अरेंज करते हैं dx ओवर डी थीटा। क्यों पता है? टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट के लिए क्या चाहिए? टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो dx बाय डी थीटा 3 sec थीटा tan थीटा हुआ। dy ओवर डी थीटा 3 sec स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा का डेरिवेटिव 3 sec स्क्वायर थीटा हो गया। डिवीजन कर दें तो dy ओवर dx रेडी हो गया। dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा, एंड दिस इज 3 sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3 sec थीटा इनटू tan थीटा। 3 sec और sec कैंसल हुआ। अब प्रॉब्लम एक आ गई कि हमें थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने दी नहीं है। क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन पॉइंट दिया हुआ है। तो कार्टेशियन पॉइंट के बेस पर हम लोग थीटा अरेंज करेंगे, तब जाके स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके बाद उसका बाई इंटरसेप्ट आपका आंसर आएगा। तो हम थीटा का अरेंजमेंट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने x बाय इक्वल टू ये दिया हुआ है, x1 y1 है, xy कुछ भी कह सकते हो, 2 रूट 3 कॉमा रूट 3 दिया हुआ है। पॉइंट एक्स वाई की पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट इन्होंने दे रखा है आपको। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पर हम लोग ट्राई करेंगे कि थीटा की वैल्यू आ जाए। तो थीटा की वैल्यू की एफर्ट करेंगे। तो x क्या है? वो 3 sec थीटा। y क्या है? वो लिखा है 3 tan थीटा। इससे थीटा मिल जाएगा। कंपेयर कर दो। 3 sec थीटा इक्वल टू 2 रूट 3 and 3 tan theta equal to root 3। sec थीटा आ गया 2 रूट 3 बाई 3 को 2 बाय रूट 3 बोलेंगे, और tan थीटा रूट 3 बाय 3 को 1 बाय रूट 3 बोलेंगे। यहां से देखो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, वो 30 डिग्री इसे भी सेटिस्फाई करती है। तो आपके पास sec थीटा tan थीटा दोनों आ गए। वैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, मैं लिख देता हूं, लेकिन आपको ना sec और tan ही चाहिए। यहां आ जाओ, ये रहा sec थीटा बाय tan थीटा। तो sec और tan दोनों अलग अलग तैयार है, वही आपको चाहिए। तो थीटा 30 डिग्री ठीक है, यूज करना चाहो कर लो। तो dy ओवर dx
आ गया sec थीटा बाय tan थीटा, और क्योंकि sec थीटा रेडी है तो क्यों 30 डिग्री क्यों लिखें, वो रेडीमेड वैल्यू पुट कर दो 2/√3, tan थीटा 1/√3, इस तरह से ये 2 आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट रेडी हो गई है। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद उसका निकलेगा बाई इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कार्टेशियन पॉइंट 2√3, इसी कार्टेशियन पॉइंट को थीटा इक्वल टू π/6 भी कहते हैं जरूरत पड़ने पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस इज y माइनस बाय नॉट स्लोप x माइनस x नॉट। तो y माइनस बाय नॉट आपका √3 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 निकली, x माइनस x नॉट की वैल्यू 2√3 निकली। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, बाई इंटरसेप्ट निकालना है जो -4√3, और फर्दर -2x माइनस √3 प्लस 4√3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और बेटर लिखें तो y माइनस 2x, इन दोनों का बैलेंस 3√3 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद दिला दूं कि सपोज करो ये लाइन है आपकी, तो इस लाइन का स्लोप कोई बताएगा बेटे, इस लाइन का स्लोप क्या होता है? -a/b। गुड, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -a/b होता है। इस लाइन का x इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये x इंटरसेप्ट होता है। इस लाइन का बाई इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो आपको ना बाई इंटरसेप्ट इसने पूछ दिया, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ यूज हो जाए। देखो सारा आर्टिकल इतना होता है, इसका बाई इंटरसेप्ट यूज करा दिया इसने क्वेश्चन ने, तो वो आया -c का मतलब कांस्टेंट और b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y। अब जिसको फार्मूले नहीं याद होंगे, इस पे ध्यान नहीं दिया, बाई इंटरसेप्ट सर्च करके रह जाएगा, आए मिलेगा नहीं। माइनस कांस्टेंट 3√3 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो -3√3 इसका आंसर आया बाई इंटरसेप्ट। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है ये, एंड वी हैव डन द क्वेश्चन इफेक्टिवली, करेक्टली। डाउट पूछें? ओके, so we can move to the next question। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट अब होता है। shown below is the top view of a rescue boat। रेस्क्यू बोट का यहां व्यू दिया हुआ है, टॉप ऊपर से एरियल व्यू। मूविंग इन ए रिवर, एक बोट है, ये बोट है, ये रिवर में मूव कर रहा है। दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, ये बोट है और ये वो पर्सन मैन है, अभी पता लग जाएगा। अच्छा, ये वाला बोट क्यों है, लिखा है इसमें, बोट मूविंग इन ए रिवर ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 4। तो जो लाइन दी हुई है वो y इक्वल टू 3x माइनस 4 है। इस लाइन के अलोंग ये बोट मूव कर रहा है, बोट मूव कर रहा है लाइन के अलोंग। इट स्पॉट्स ए पर्सन, इस बोट रेस्क्यू बोट ने क्या किया, एक पर्सन को
देखा, स्टैंडिंग ऑन द रिवर साइड एट 6-3 बिल्कुल इन्होंने पॉइंट दे दिया। देखो यहाँ नीचे 6 मार्किंग दी हुई है क्वेश्चन वाले ने, 2 3 4 5 6 और 3 ऊपर, ये 3 टॉप हाइट है। बिल्कुल अगर आपके सामने ये ग्राफ होगा तो आप मार्क कर सकोगे 6-3 पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो पर्सन है, वो बोट नहीं है। एक से दिखते हैं ना ऑलमोस्ट, तो वो है क्या है, पर्सन है, मैन है वो, ये यहां पर पर्सन है। पी रख सकते हो। अज्यूम दैट पर्सन इज स्टेशनरी, आपको ये अज्यूम करना है कि पर्सन मूव नहीं कर रहा है, और बोट जरूरत पड़ने पर मूव कर भी सकता है। बोट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसकी मैं 2-3 बार स्पेलिंग ठीक की, 1 मिनट, ये लो। हाँ, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स कोऑर्डिनेट of the point on the path where person is closest to the rescue boat। ये जो पर्सन है वो रेस्क्यू बोट के क्लोजेस्ट, नियरेस्ट है किसी जगह पर। इधर देखो, ये रेस्क्यू बोट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है और ये पर्सन है, तो पर्सन के नियरेस्ट बिल्कुल पास में बोट होगा इस जगह पर, क्यों पॉइंट पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर पॉइंट और उस पॉइंट का आपको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, वेयर पर्सन इज क्लोजेस्ट टू द रेस्क्यू बोट सच दैट पी क्यू इज लीस्ट। ये पी क्लोजेस्ट टू द बोट कब होगा, जब पी क्यू होगा क्या, मिनिमम, लीस्ट। आप क्यों पॉइंट को x, y अज्यूम कर लीजिए। एक्स वाई अभी फिलहाल क्या है, आर्बिट्रेरी है, हमें क्या करना, फिक्स करना है। पी क्यू को मिनिमाइज करना है। जब पी क्यू मिनिमम होगा तो पर्सन विल बी क्लोजेस्ट टू द बोट, बोट की लोकेशन क्यों पर होगी। ये बोट है वो मूविंग है, पर्सन जो है वो फिक्स है। तो आपको क्या काम करना है, पी क्यू फॉर्म करके और इसे मिनिमाइज करना है। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड बोट डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन 40। पी क्यू लेंथ तैयार करता हूं, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस 3 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू आ गई है, ठीक है। अभी इसमें आपको, क्योंकि एक्स वाई ना लाइन पे लाई करता है, तो लाइन की इक्वेशन को इसमें यूज कर सकते हो, तो लाइन का बाई इसमें यूज कर दो। मोर ओवर जो पॉइंट निकालना है वो भी लाइन का ही पॉइंट है, बिल्कुल। तो लाइन कैन बी यूज हियर। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हमें लाइन यूज करने हैं। x माइनस 6 स्क्वायर, y की वैल्यू लाइन से पुट कर लो, 3x माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और पी क्यू का ना मैंने स्क्वायर कर दिया। मैक्सिमा मिनिमा के लिए स्क्वायर रूट राइट साइड में आ जाए तो उसको स्क्वायर करने से सही मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है, उसमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। इस फंक्शन को z हमने अज्यूम कर लिया, और आपको ओरिजिनल से काम करना है स्क्वायर रूट के साथ, तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो आराम से उससे भी हो जाएगा, पर स्क्वायर रूट थोड़ा सा तंग करेगा। dz बाई dx निकाला जाए, मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट हो रहा है 2 इंटू एक्स माइनस 6 की पावर 1 प्लस, उधर आ जाओ 2 इंटू 3x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 7 इज 3। कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 प्लस 3 जा 9x माइनस 3 7 जा 21, ये आपका 10x माइनस 27 हो गया, और इसको 0 कर दो ऑप्टिमम के लिए। dz बाय dx इज 0 फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो
10x इक्वल टू 27 आएगा, x की वैल्यू 2.7। यही उन्होंने पूछा है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है। अब आप मिनिमा देख सकते हो कि मिनिमा है भी कि नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए, वैसे तो जरूरत नहीं है आपका आंसर। 2 10 20 हो गया विच इज पॉजिटिव, सो x इक्वल टू 2.7 गिव्स मिनिमा। यही वो पॉइंट है जिसकी क्वेश्चन सर्च करा रहा है। बाई कोऑर्डिनेट इसने कैलकुलेट नहीं कराया, वैसे हम कैलकुलेट कर देते, लाइन से हमको इजी पड़ता बाई कोऑर्डिनेट। बाई इक्वल टू 3x माइनस 7 में 4 में ना, इसमें x की वैल्यू 2.7 पुट करके बाई कोऑर्डिनेट मिल सकता है, पर हमें तो x कोऑर्डिनेट मांगा इस क्वेश्चन ने। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया 2.7, और हम लोग आगे चलते हैं। डाउट बिल्कुल क्लियरली पूछें, साफ बताऊंगा। क्वेश्चन सभी सीबीएसई से प्रेजेंटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चंस बना के दिए इन्होंने। थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाए, कहीं कहीं छोटे मोटे एरर हो गए, वो तो सब पे ही हो जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे इन्होंने डिजाइन किए। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। ये केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गिवन बिलो आर टू मैट्रिसेज E इक्वल टू, मैट्रिक्स का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इन्होंने इस ब्रैकेट के अंदर E का सफिक्स IJ लिखा है, अच्छा IJ, एंड F इक्वल टू स्मॉल Fij, F इक्वल टू स्मॉल Fij लिखा हुआ है। आगे रीड करें। माइनर ऑफ एलिमेंट E22 इन E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट F11 इन F। इसे मैं फिर से रीड करूंगा, उसके पहले आपको EIJ बता देता हूं। ये E मैट्रिक्स क्या है। E मैट्रिक्स को जब एक्सपांड करोगे तो E11, E12, E21, E22 ये मालूम पड़ती है। यहां पे E और F लिखे भी हैं, 2x2 मैट्रिसेज हैं ये लिख के भी दिया इसने, और उधर नोटेशन दिया है, तो नोटेशन को इलैबोरेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, Fij का मतलब होगा F11, F12, F21, F22। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां भी सर्च किया जा सकता है। मैं शायद प्लेस है तो स्पेस तो है यहाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं। ये जो चीज है वो है K-6, K-6 9 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये जो F है ना, ये भी क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है साइड में, इसको भी मैं यहां सामने कर देता हूं। -12, -6, 9 एंड -3, ये लीजिए। आपके E और F दोनों मैट्रिक्स हमने यहां पर बाई नोटेशन एंड बाई गिवन नंबर्स दोनों लिख दिए। क्वेश्चन रीड करो। माइनर ऑफ एलिमेंट E22 इन E, इन्होंने बोला देखो माइनर ऑफ E22 इन E का E22 है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला 12, इट इज इक्वल टू नेगेटिव करो ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट F11, माइनर ऑफ F11, ये इन्होंने दिया हुआ है, माइनर ऑफ F11। अब देखो E22 का माइनर सर्च करके देता हूं। माइनर सर्च E22 ये वाला एलिमेंट है, इसका माइनर आप में से कोई बताएगा बेटा, इसका माइनर बताओ। E22 ये एलिमेंट है, ये वाला 12, इसका माइनर क्या हुआ है जी? के बिल्कुल राइट बेटे। इसके सामने का रो कॉलम कट करके के आ गया, मैंने के आपका लिख दिया।
F11 ना ये -12 है, -3 इसका माइनर -3, बिल्कुल सही। के की वैल्यू आ गई बातों बातों में, और क्वेश्चन नंबर 41 हो भी गया है। 41 को रीड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? सबसे पहले इसने एक्सक्यूज मी सर, सब पॉजिटिव 3 सर नहीं आएगा सर पॉजिटिव 3 इसका आएगा आंसर? सर, -3 है। ओके बेटे, आप सही हो। मैंने एक कम कर दिया ना नेगेटिव, एक नेगेटिव ये वाला भी तो है, माइनर अपना -3 हो गया और एक नेगेटिव इधर भी है, तो के की वैल्यू 3, सो ऑप्शन इज सी। एक क्वेश्चन आपका इसमें हो गया है। अब के की वैल्यू 3 के साथ अगला पार्ट देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ E12 इन द मैट्रिक्स E? हम आपकी E मैट्रिक्स पहले यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब K की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो 3 - 6 9 12, वो K की वैल्यू हमने पुट कर दी। अच्छा, ये है E मैट्रिक्स ना, K की वैल्यू पुट कर दी, 3 - 6 9 12 यहां लिख दिया। अच्छा, हाँ, तो अब बस अभी तो ई चाहिए, एफ बाद में जरूरत होगी तब लिखेंगे। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ E12? E12 आपका एलिमेंट ये है बेटे, E12 कहते हैं इसको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इसका ना कोफैक्टर मांग दिया, जिसे हम लोग C12 या कभी कभी 6 आएगा कैपिटल सर आंसर। A12 बोलते हैं। कोफैक्टर बताओगे? सर -9। बिल्कुल सही है बेटे। E12, इसको एक सेकंड रुक जाना, इसके सामने की रो कैंसिल कर दो, इसके सामने का कॉलम कैंसिल, ये जो आ गया इसे माइनर कहते हैं, और इसका साइन फिर लगाना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन है। तो इस 9 में नेगेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ई? उस मैट्रिक्स ई का एडजॉइंट मांग दिया, ई आपके सामने है, तो एडजॉइंट ई लिखना आपको बिल्कुल आता है। एडजॉइंट ई इज इक्वल टू, एडजॉइंट ई बताओगे? ई मैट्रिक्स है आपके पास बेटे, मुझे पहले प्रिंसिपल डायगोनल बताओ क्या होगा। सर 12 और -9। एक मिनट रुकना, नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल बेटे, ये ना इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल। 12 और 3 3 नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 6 - 9। हाँ जी, तो ये देखो कहीं होगा 12 6 -9 3, क्यों? ऑप्शन में यही मालूम पड़ रहा है, यस, सो ऑप्शन बी इज राइट। कहीं अटक रहे वहां जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा फिर, और नहीं अटक रहे तो अटकना चाहिए नहीं, ये तो एग्जाम में कल को आ जाएगा, तो बाई चांस पहले हम लोगों को उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए, नहीं एग्जाम पेपर में दे देते थे। 43 we have done, we look at question 44 here. Which of the following represents the inverse of E? अब इन्होंने इनवर्स ऑफ E मांग दिया, तो आपको ना पहले मैं E मैट्रिक्स याद दिला दूं, 3 - 6 9 12 है, E मैट्रिक्स हमने याद दिलाई। फिर एडजॉइंट E निकाला था, दोबारा से लिख देते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार लिखो, कोई कैलकुलेशन है नहीं। 12 3 इंटरचेंज प्रिंसिपल नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी एडजॉइंट E। अब डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के लिए ना डिटर्मिनेंट E की जरूरत है, तो 12 3 जा 36 माइनस ऑफ -54 90, और E इनवर्स इन्होंने मांग दिया। E इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1 by determinant A into adjoint। adjoint। यस, 1 over determinant E into adjoint E, 1 by 90, और adjoint E 12 6 -9 3। और इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, आंसर्स में 1 by 90 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, अंदर बाहर 1 by 90 कहीं दिखता नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा एक स्टेप और लिखिए, 1 by 9। हाँ, एक मिनट रुक जाना, 6 2 जा 12 और 6 15 जा 90,
6/90 हो गया 1/15। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक ही है लगता है। 6/90 और ये 2/15 -9 -1/10 और 3/90 हो गया 1/30। और ऑप्शन डी। आपने ऑप्शन शायद डी बताया था, राइट? डी ऑप्शन राइट है इसका। 2/15 1/15 -1/10 और 1/13 डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ये हमारे पास 45 नंबर आ गया। इसमें ना विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर मैट्रिसेज ई एंड एफ। ई एफ के लिए कौन कौन सा इसमें रिलेशन ट्रू है? तो पहले तो मैं ई बताता हूं। 3 - 6 9 12 है और एफ मैट्रिक्स मेरे सामने से थोड़ा हट चुकी है। एफ मैट्रिक्स हाँ आ गई। -12 -6 9 -3 ये एफ मैट्रिक्स है। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन एडजॉइंट ई एडजॉइंट एफ की डिमांड सी कर रहा है, तो एडजॉइंट ई कहीं एडजॉइंट एफ, तो एडजॉइंट ई लिख के रखो, तब इन रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। एडजॉइंट ई हो गया 12 3 इन प्रिंसिपल डायगोनल, 6 और -9 सेकेंडरी डायगोनल में। तो एडजॉइंट एफ कैन बी चेक्ड, इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल, नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब सारे रेडी है, इनमें से आपको रिलेशन सर्च करना है। एडजॉइंट ई -F0, एडजॉइंट ई -F0 ए ऑप्शन पे ट्रायल करना पड़ेगा थोड़ा सा, या तो ऐसे ऑब्जर्व कर लो। एडजॉइंट नो सर गलत है। -F, हाँ 0 नहीं आएगा, मतलब ये एडजॉइंट ई लिखा है, इसमें से एफ को माइनस करो तो 0 नहीं आए, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल होंगे तभी तो 0 आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये 0 है। बी को होगा देखोगे, आंसर। एडजॉइंट एफ -E, एडजॉइंट एफ -E भी मुझे लगता है 0 नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि वो एडजॉइंट एफ जो है वो ई के इक्वल नहीं है। तो एडजॉइंट एफ जो है -E भी 0 नहीं निकलेगा। थोड़ा स्लो कर लेना, कोई बात नहीं। सी ऑप्शन एडजॉइंट ई प्लस एफ को चेक किया जाए। एडजॉइंट ई ये है और एफ ये है। 12 6 -9 3, एफ को यहां लिख दो, -12 -6 9 -3, और आपने देखा डेफिनेटली वो आ गया है। यही ऑप्शन सी आपने पहले ही बता दिया, राइट है। अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 है नहीं, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन, न्यू केस स्टडी आ गई। इन्होंने 2 केस स्टडीज के क्वेश्चन दिए हुए, 2 दिए हुए, एक सेट हो गया। अब ये केस स्टडी का दूसरा सेट यहां पे आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है। तो स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रेटेस्ट क्वेश्चन है। लास्ट है लेकिन ग्रेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप को अभी स्पेस में जाना है। देखो स्पेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको स्पेस की स्टडी कराता हूं। व्हेन ए रॉकेट इज प्रोपेल्ड, रॉकेट को प्रोपेल्ड का मतलब समझते हैं ना, पुश्ड बाय पावर, पुश्ड बाय सम फोर्स, उसको प्रोपेल्ड बोलते हैं। फॉर इट्स जर्नी इनटू आउटर स्पेस, आउटर स्पेस जहां आप बैठे हुए यहां से 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो स्पेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो रॉकेट इज प्रोपेल्ड फॉर इट्स जर्नी इनटू आउटर स्पेस। इट हैपेंस ओवर मल्टीपल स्टेजेज,
जब प्रोपेलिंग करते हैं, उसको पुश करते हैं स्पेस में, तो बहुत सारी स्टेजेज से ये पुश होता है, जल्दी पुश नहीं होता वो, क्योंकि वहां एयर है नहीं, तो वहां पे न्यूटन का अपना थर्ड लॉ लगता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल करके कुछ, और रॉकेट को फिर बाई फोर्स इनफोर्स किया जाता है। फ्यूल कंजम्पशन वहां पर जो ले जाते हैं ना, सॉलिड फ्यूल टाइप होता है, उसमें कुछ वो जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता है, और वो फ्यूल की वजह से फिर वो प्रोपेल होता है। ड्यूरिंग दीज स्टेजेज द रॉकेट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सीलरेशन। वहां जो एक्सीलरेशन फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होता, डिफरेंट एक्सीलरेशंस को वो एक्सपीरियंस करता है। shown below is an example of the graph of effective acceleration as function of time during its propulsion। इन्होंने एक फार्मूला इफेक्टिव एक्सीलरेशन का फार्मूला सर्च करके दिया हुआ है स्पेस साइंस से। इफेक्टिव एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यहां पर इन्होंने एक फार्मूला बताया, AT इक्वल टू CT minus G, where CT is upward acceleration due to thrust। thrust वही पावर है, thrust, उसमें जो रॉकेट है उसके अंदर thrust है, thrust की वजह से ये CT क्या है, upward acceleration है, और G क्या है, डाउनवर्ड एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G डाउनवर्ड एक्सीलेशन है वहां पर, और CT अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से। दोनों क्लैश करते हैं। ये वाला एक्सीलेशन ऊपर ले जाना चाहता है रॉकेट को, वो वाला एक्सीलेशन नीचे पुल कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों का जो इफेक्टिव एक्सीलेशन आया वो आया अपवर्ड एक्सीलेशन माइनस डाउनवर्ड एक्सीलेशन। वैसे उन साइंटिस्ट ने बनाया होगा फार्मूला, हम तो आपको बता रहे हैं ये फार्मूला बन गया, CT माइनस G। ओके, द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ propulsion can be algebraically represented by the effective acceleration function given below। इन्होंने AT की यहां वैल्यूज भी दी हैं, AT इफेक्टिव एक्सीलेशन की वैल्यूज दी हैं, मोस्टली क्लियर ही है। T² माइनस 40 प्लस 9.8 है। ये कोई लेटर विजिबल ना हो तो पूछ सकते हैं। 0 लेस देन और इक्वल टू T लेस देन 10 माइनस K इंटू T माइनस 33 है ये, और ये है 8.8, ये है 0, और ये रेंज प्रॉपर दिख तो रही है 10 और 25 के बीच में T की वैल्यू, तो ये वाला वैलिड है, और 25-40 के बीच में ये वैलिड है। T ग्रेटर देन 40 के लिए ये लास्ट वाला फंक्शन वैलिड है। AT इन्होंने पूरा प्रॉपर दे दिया फंक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कुछ पूछेंगे, हम लोग जरूर बताने की ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं। अभी पैराग्राफ फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा सा इनको फिर से याद आ गया। फ्यूल कंज्यूम्ड इन kg, वो सॉलिड फ्यूल होता है ना उसमें रॉकेट में, तो सॉलिड फ्यूल को फिर लीटर में नहीं kg में ही वो लिखते हैं। इन kg इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सीलेशन फंक्शन, वो एक्सीलेशन फंक्शन पर डिपेंड करता है जिसका नाम है AT, एंड द रिलेशनशिप इज गिवन बिलो। इन्होंने फ्यूल कंज्यूम्शन बताया, फ्यूल कंज्यूम्शन इज फंक्शन ऑफ A and is given by 2500 in e to the power minus dA by dt for all t belonging to 0 to 40। t की वैल्यू 0 और 40 के बीच में, ध्यान से देखो, t की वैल्यू 0 से लेकर, और हाँ 40 से भी ग्रेटर है, लेकिन 0 से लेकर 40 तक के लिए इन्होंने वो FA डिफाइन किया हुआ है। 40 के बियॉन्ड फिर AT की वैल्यू ही 0 हो रही है, एक्सीलेशन 0 हो रहा है। T ग्रेटर देन 40 पे एक्सीलेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, द एक्सीलेशन फंक्शन AT इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन्होंने पूछा कि एक्सीलेशन फंक्शन
श्योरली कहां पर कंटिन्यूअस है, ये आपको पॉसिबल आंसर्स इन्होंने दिए हुए हैं। इन आंसर्स में कौन से आंसर पर डेफिनेटली कंटिन्यूअस है, श्योरली कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, तो हम फंक्शन को देखते हैं, जिस फंक्शन को की कंटिन्यूटी चेक करनी, एक्सीलरेशन फंक्शन है एटी को चेक करना है। तो एटी यहां ये है, ये सामने एटी आपके आ गया है बिल्कुल। तो 0 से लेकर 40 तक, 0 से लेकर 40 तक तो बहुत बड़ी रेंज है। तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस के लिए हमें ना चेक करना पड़ेगा, 10 पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 25 पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब 0 to 40 बोल सकते हैं। 0 to 40 पर कंटिन्यूअस होगा। अगर ये 10 पर कंटिन्यूअस मिलता है तो 10 पर आपको कंटिन्यूअस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू क्वेश्चन ने दी ही नहीं। तो t इक्वल टू 10 पर ये कंटिन्यूअस आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं चेक करा देता हूं, t इक्वल टू 10 पर चेक कर लो, कोई बात नहीं। t इक्वल टू 10 पर अगर आप चेकिंग करने लग गए तो इसकी LHL ये होगी, t लेस देन 10 वाले पीस पे जाइए और t को वहां पे 10 लिख दीजिए, -0.25 t स्क्वायर 100 हो गया, माइनस यहाँ 14 इंटू 10 140 प्लस 9.8। जरूरत हुई तो मैं कैलकुलेट करूंगा। RHL बताता हूं, t इक्वल टू 10 की RHL। आप t ग्रेटर देन 10 वाले पीस पे जाइए और यहां t को ना 10 लिख दीजिए, माइनस के 10 माइनस 33। ये LHL RHL मैंने बहुत कराया आपको बहुत अच्छी तरह। ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकते, LHL इन जनरल नॉट इक्वल टू RHL। सो आपका फंक्शन 10 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो 040 तो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये 10 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ये 0 टू इन्फिनिटी -40 भी गलत गया, क्योंकि 0 इन्फिनिटी के बीच में 10 इन्वॉल्व है। 0 और 25 भी रॉन्ग गया, इसमें 10 इन्वॉल्व है। 10 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। अब आई बात लास्ट की, तो 25 टू 40, 25 और 40 के बीच में ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। आपको 25 पे टेस्ट नहीं करना है, 25 पे फिर से ये कंटिन्यूअस नहीं है। t इक्वल टू 25, ध्यान दो, t इक्वल टू 25 की LHL लिख के देता हूं। t इक्वल टू 20 लेस देन 25 वाले पीस पे जाइए यहां, और यहां t को 25 लिख दीजिए, और उसकी RHL t ग्रेटर देन 25 पे यहां पे जाइए और वहां पे t इक्वल टू 25 लिख दीजिए। ये LHL फिर से RHL के इक्वल नहीं है, तो 25 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह 40 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है ना। t इक्वल टू 40 का भी क्या पता अगले क्वेश्चन में काम आ जाए। 40 पर देखो, इधर t लेस देन 40 पर जाइए और t इक्वल टू 40 यहां लिखिए। LHL के लिए LHL इसकी 8.8 बैठती है और RHL इसकी 0 बैठती है। फिर से डिसकंटिन्यूअस है, 40 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 25 और 40 के बीच में फंक्शन कांस्टेंट है, इसलिए कंटिन्यूअस है। 25 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 25 और 40 के बीच में ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। इसी तरह t इक्वल टू 40 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन t ग्रेटर देन 40 पर ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसलिए कंटिन्यूअस है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। बेटे डाउट पूछो, मन में डाउट आया होगा, कुछ पूछो। दिस वी हैव डन 46 नंबर। अब देखिए ये रहा 47, वी ट्राई 47 नंबर नाउ। तो 47 में इन्होंने पूछा क्या है, ड्यूरिंग विच स्टेजेज ऑफ propulsion is the rate of effective acceleration decreasing
over time. Rate of change of acceleration पूछा, इसने dA by dt पूछ दिया. rate of effective acceleration decreasing over time, कि किसमें ये डिक्रीज कर रहा. डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक एरर भी है यहाँ. 7 to 10 हमें चाहिए होता है. ये इसमें एरर है क्वेश्चन में थोड़ा सा. ओके, वो कहते हैं इफेक्टिव एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग किधर है. डिक्रीजिंग के लिए क्या करो, dA बाय dt निकालो और पता लगाओ कहां पर डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो dA बाय dt के लिए at, ये फंक्शन आपके सामने, तभी तो डिफरेंशिएट होकर dA बाय dt आएगा. तो dA बाय dt यहां पर मैं लिखता हूं. dA बाय dt कैसा आना चाहिए, नेगेटिव. नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा. निकालो, -0.25, ध्यान दो, और ये हो गया 2t माइनस 14, 9.8 का डेरिवेटिव 0. ये वैलिड है 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन 10 पर वैलिड है पहले वाला. अब देखो दूसरा, माइनस के t का डेरिवेटिव 1, ये वैलिड कब है, 10 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन 25 के लिए वैलिड है. थर्ड, 8.8 का डेरिवेटिव 0, ये कब वैलिड है, 25 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन 40. लास्ट वाला का डेरिवेटिव भी 0, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के लिए वैलिड है. तो dA बाय dt नेगेटिव कहां पर है, कहां पर पॉसिबल है, कोई बताएगा. सर फर्स्ट केवल फर्स्ट में. बिल्कुल सही है बेटे, क्योंकि के तो डाउटफुल है, पता नहीं के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डाउटफुल है. अगर के पॉजिटिव होगा तो यहां भी नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव मिल जाएगा. लेकिन के तो दिया ही नहीं कहीं अभी तक, तो के डाउटफुल है. लेकिन हमें डेफिनेट वाली बात करनी है. क्वेश्चन कहता है दिस शुड बी डेफिनेटली डिक्रीजिंग, तो ये डेफिनेटली डिक्रीज होने का चांस है फर्स्ट में. सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो गई. तो ध्यान दो, dA बाय dt इज नेगेटिव. ये dA बाय dt भी देखने में नेगेटिव लगता है, लेकिन ये तभी नेगेटिव होगा जब 2t माइनस 14 कैसा होगा, पॉजिटिव. नेगेटिव फॉर 2t माइनस 14 ग्रेटर देन 0. डिक्रीजिंग ओवर टाइम, रेट ऑफ इफेक्टिव एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और 0 चल जाएगा बेटे. ये डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं ना. तो 2t ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, t कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होना चाहिए. लेकिन t लेस देन 10 है, t आप 10 से ज्यादा नहीं ले सकते उस पीस में. t ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होना चाहिए, बट t इज लेस देन 10. तो अगर दोनों को मर्ज कर दूं तो 7 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन 10 बैठता है. और यही आपका ऑप्शन ए कहता है. यहां पर उनसे गलती हो गई, उन्होंने यहां 0 लिख दिया, वहां लिखना चाहिए था 7. सर लास्ट वाला पार्ट फिर से समझा दो. dA बाय dt नेगेटिव होगा. कब वो नेगेटिव होगा, देखो dA बाय dt को, ये नेगेटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव हो. अगर ये भी नेगेटिव होने लग गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो dA बाय dt नेगेटिव तब होगा जब ये चीज क्या हो, पॉजिटिव. और कहीं पे डाउट बेटा, नो. ठीक है. अब 48 को देखा जाए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is the acceleration function continuous at t equal to 25. अब कहते हैं t equal to 25 पर आप ही कंटिन्यूअस कर दो. कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो आप k की वैल्यू सजेस्ट करें जिसके लिए ये कंटिन्यूअस हो जाए. अब आपको मैं याद दिला दूं, ये अभी हमने t equal to 25 का LHL
कैलकुलेट किया था। t इक्वल टू 25 का LHL हम वहां से कॉपी करते हैं, 46 के साथ किया था LHL। अब काम आया जाके माइनस के 25 माइनस 33 माइनस 8 था वो, मैं 8 के वहां भी लिख देता हूं, 8 के था टोटल वो। अच्छा, वहां की RHL थी 8.8 और अब कहता है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल टू RHL अब कर दो। पहले नहीं कर सकते, नहीं, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कंटिन्यूअस है, आप क्या बताओ। तो एक्सीलरेशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब, इफ LHL इज इक्वल टू RHL। 8k इक्वल टू 8.8, k इक्वल टू 1.1, 11/10 is the answer here। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 रहा ये आपसे। इसमें फ्यूल कंज्यूम्ड एट t इक्वल टू 9, उन्होंने t इक्वल टू 9 सेकेंड, t फॉर टाइम है, और t इक्वल टू 9 सेकेंड पर फ्यूल कंज्यूम्ड पूछ दिया। तो फ्यूल फंक्शन ये है, फंक्शन ऑफ एक्सीलरेशन था वो 2500 e टू द पावर माइनस da/dt था फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू 0 to 40। मतलब t की टेंशन नहीं, सारे t के लिए यही वैलिड है, नहीं तो इसे भी बदलना पड़ता। तो da/dt हमें t इक्वल टू 9 पर निकालना है। तो t इक्वल टू 9 की जो रेंज है उस पर फर्स्ट इंटरवल, यस, AT जो है फर्स्ट वाला वैलिड है। t इक्वल टू 9 पर हमें काम करना है, हमें t इक्वल टू 9 पर वर्क करना है। तो AT आप पहला वाला वहां से उठा लो, और फर्स्ट वाला उठा लिया, एक सेकंड रुक जाना, AT मैंने उठा लिया -0.25 t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 9.8। AT ले आया। AT की जरूरत क्या है, इसकी के लिए जरूरत है ना da/dt यहां लिखना है, तब FA आएगा, फ्यूल कंज्यूम्ड आ जाएगा, यही है फ्यूल कंज्यूम्ड FA, लेकिन उसे da/dt की जरूरत है। तो हम एक्सीलरेशन उठा के ले आए हैं da/dt माइनस 0.25 2t माइनस 14, इसमें ना t की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए। तो da/dt फॉर t इक्वल टू 9 पुट कर दो, उसके बाद यहां पे आप लिख दोगे तो फ्यूल कंज्यूम आ जाएगा। t इक्वल टू 9 पर माइनस 0.25, 18 माइनस 14, मुझे लगता है शायद से कितना आ गया, 1 माइनस 1 आ गया, -1 आ गया। तो ठीक है, सही आ गया, ऑप्शन डी। ओके। हाँ, तो अब इसमें ना f ऑफ a, ऑप्शन बी है। हाँ एक मिनट रुक जाना, f ऑफ a एट t इक्वल टू 9 सेकेंड आने वाला है 2500 और e की पावर माइनस ऑफ -1, मतलब 2500e, ये ऑप्शन आपने बी बताया जो कि राइट, केजी में है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 इस प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्यूल यूज एट t इक्वल टू 7, रेट ऑफ यूज। तो फ्यूल फंक्शन है f ऑफ a और उसका रेट मांगा, मतलब f ऑफ a का लगता है डेरिवेटिव करा लिया इसने। f ऑफ a मैं लिखता हूं 2500 e टू द पावर माइनस da/dt, ये है। अच्छा, da/dt हमने जनरल वाला निकाला हुआ, अब लिख देता हूं
डीए बाई डी टी अभी भी निकाला आपने, ये डीए बाई डी टी है जनरल वाला, ये टी इक्वल टू 7 के लिए वही ब्रांच वैलिड है। एक मिनट पहले तो मैं आपको ये बता दूं, टी इक्वल टू 7 के लिए ना फर्स्ट पीस पे काम होगा, रिमेनिंग जो है वो इग्नोर करोगे आप। टी इक्वल टू 7 के लिए केवल फर्स्ट पीस पर वर्क होगा। तो फर्स्ट पीस का डेरिवेटिव डीए बाई डी टी हमने तैयार किया था, डीए बाई डी टी यहां पर रेडी किया था, ये स्टार नंबर पर। तो स्टार नंबर को हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी अभी तो करके थे उसको। 2500 ई की पावर माइनस डीए बाई डी टी, वो वैल्यू पुट कर दी जाए स्टार नंबर की वैल्यू, तो माइनस के आगे एक और नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 0.25 इंटू 2t माइनस 14। अच्छा तो वो हो गया, तो t की वैल्यू 7 पुट कर दी जाए, 2500 e टू द पावर 0.25 2 इंटू 7 माइनस 14, क्योंकि क्वेश्चन t इक्वल टू 7 बोल रहा है। 2500 और e की पावर ये आ गई 0, तो ये पूरा 2500 रेट है ना, रेट ऑफ, एक मिनट रुक जाना, रुक जाओ, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्यूल यूज। इसका रेट का मतलब इसका डेरिवेटिव और करना था, ये रेट नहीं आया, ये तो फ्यूल यूज आ गया। तो थोड़ा सा ठहर जाना, मेरा काम गड़बड़ हो गया, ये दो लाइनें गलत हो गई। रेट के लिए तो डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे ना तब तो रेट आएगी, ये तो फ्यूल कंज्यूम्ड आ गया। तो मैं डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं, यहां तक सही है ये। इसके बाद ये थोड़ा फास्ट हो गया, डेरिवेटिव किया नहीं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी करना, 2500 ठीक है, इंटू ई की पावर भी ये सही है 0.25 2t माइनस 14 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट विच इज 0.25 इंटू 2, यही एक्स्ट्रा आना था और तो सब ठीक था। अब आगे चलो, 2500 हो गया, e की पावर 0.25, t की वैल्यू 7 डाल दीजिए, सारा कैलकुलेशन सेम है, थोड़ा सा यहाँ फर्क आ गया, ये आ गया आपका 0.5, 1/2 बोल देता हूं, आराम हो जाएगा, 0.25 इंटू 2, 1/2 इंटू 25 1250 हो गया, और e की पावर 0 1 हो गया, तो 1250 kg रेट ऑफ चेंज है ना, तभी तो वो पकड़ में आ गया, रेट ऑफ चेंज है। तो फ्यूल कंज्यूम्ड किसमें, केजी में, टी किसमें, पर सेकंड। तो यूनिट जब लिखने चले तो वहां वो पर सेकंड आ ही नहीं रहा था, आंसर हमारे पर सेकंड में, तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर में आ गया। बेटे डाउट पूछो, अगर जो फ्यूल कंज्यूम्ड पूछता ना तो वो तो यही था 2500, लेकिन इसने पूछा रेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्शन एट टी इक्वल टू 7, तो रेट के लिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड वो 2500 है, लेकिन जो रेट है वो 1250 kg पर सेकंड है। और इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके आज कंप्लीट हो गए। काफी एफर्ट हुई, उन्होंने क्वेश्चन बहुत लेट दिए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही मैंने आपको